नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जिज्ञासा में। और आज हम तीसरे चैप्टर के लगभग लास्ट में पहुंच चुके हैं। आज हमें पढ़ना है स्पीकिंग इन अ सेकेंड। हम बात कर रहे थे सेकेंड लैंग्वेज के 4 ब्लॉक्स की, और उन 4 ब्लॉक्स में जो पहली दो स्किल्स हैं, जो पहले 2 ब्लॉक्स हैं, उनका नाम यहाँ पे चूंकि अलग दिया गया है, ओरल लैंग्वेज और वर्ड रिकॉग्निशन। तो दरअसल अब हम बात कर रहे हैं ओरल लैंग्वेज की, और ओरल लैंग्वेज की जो 2 सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं उनमें से एक है लिसनिंग और दूसरी है स्पीकिंग। एक तो है सुनना और दूसरा है बोलना। अगर ये दोनों चीजें प्रॉपरली बच्चे को आ जाती हैं तो इसका मतलब है कि बच्चे ने अपनी ओरल लैंग्वेज स्ट्रांग कर ली है। अब वो तैयार है आगे के ब्लॉक्स के लिए, और स्पेशली 2 ब्लॉक्स के लिए, जो लास्ट के 2 ब्लॉक हैं, रीडिंग और राइटिंग। तो हम कल वाले वीडियो में बात कर चुके थे उन स्ट्रेटजीज के बारे में जो इनहेंस करती हैं किसी भी बच्चे की लिसनिंग कैपेसिटी को। ठीक, आज हम बात करने वाले हैं कि स्पीकिंग स्किल्स को इनहेंस करने के लिए एक अध्यापक को अपने क्लासरूम में किन किन स्ट्रेटजीज का उपयोग करना चाहिए, खास करके जब बात की जा रही हो लैंग्वेज 2 की, यानी हम स्पेशली बात कर रहे हैं इंग्लिश की। जैसा कि दिया गया है हम उसको पढ़ते हुए ही आगे बढ़ेंगे। एक काम कर दिया करिए, इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए अपने मित्रों तक, और फिर हम अपनी बात शुरू करते हैं। हेडिंग आप देख पा रहे हैं, स्पीकिंग इन अ सेकेंड लैंग्वेज। आपके बहुत सारे सुझाव आते रहते हैं। उनमें से एक सुझाव ये था कि शब्दों का मीनिंग बताते हुए चलो, तो मैं कोशिश करता हूँ हालांकि कि मीनिंग में बताता रहता हूँ, फिर भी आपको अगर कम लगता है तो भाई कमेंट कर दिया करिए कि इस वाले शब्द की मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, तो मैं वो भी बता दूंगा। ये आप कर सकते हैं, हालांकि मुझे लगता है कि बता देना चाहिए, उतना तो मैं बता ही देता हूँ। ये आप समझिए, ठीक है। देखिए, स्पीकिंग इज द मोस्ट एक्सप्रेसिव। एक्सप्रेसिव मतलब एक्सप्रेस करना, वर्णन करना, ठीक है, फॉर्म ऑफ ओरल। पहली बात यहाँ कही गई है कि ओरल लैंग्वेज में जो सबसे ज्यादा एक्सप्रेसिव फॉर्म है, सबसे ज्यादा व्याख्या करने वाली, विस्तारित करने वाली जो अवस्था है, जो स्वरूप है, वो है स्पीकिंग, बोलना। बोलना बहुत महत्वपूर्ण है ओरल लैंग्वेज में। हालांकि बोलने के लिए आवश्यक है कि पहले आप अच्छे लिसनर बन जाएं, प्रॉपरली सुनना सीख लें। जब आप प्रॉपरली सुनना सीख लेंगे तभी आप बोलना सीख पाएंगे। तो पहले सुनना, उसके बाद बोलना। लेकिन एक बात तय है कि ओरल लैंग्वेज में एक मेन प्लॉट की तरह अगर कुछ है तो वो है स्पीकिंग। स्पीकिंग बहुत जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट टू क्रिएट सेफ। अब ये महत्वपूर्ण है कि हम निर्माण करें। क्रिएट मतलब निर्माण करना, क्रिएट मतलब निर्माण करना। सेफ बताइए आपको, सेफ मतलब सुरक्षित, ठीक है। नॉन थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग मतलब धमकाने वाला होता है, ठीक। थ्रेटनिंग मतलब धमकाने वाला, और नॉन नॉन थ्रेटनिंग हो गया तो ना धमकाने वाला, ठीक है, ना धमकाने वाला। कंफर्टेबल मतलब आरामदायक, आरामदायक। स्पेस में स्थल होता है, स्थान होता है। फॉर चिल्ड्रन टू बी एबल टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना, व्यक्त करना। देमसेल्व्स ओपनली, ओपनली मतलब खुले रूप से, खुले रूप से। अब देख लो पूरे सेंटेंस, पूरे सेंटेंस में कहा यह गया है कि ये हमारी जिम्मेदारी है, अर्थात टीचर्स की जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को एक ऐसा माहौल दें जो कैसा हो, सुरक्षित हो। पहली चीज, सेफ माहौल हो। दूसरा, नॉन थ्रेटनिंग हो, धमकाने वाला नहीं हो। ऐसी स्थिति में हम उनसे धमका धमका के बुलवाएं, क्योंकि जब हम धमका के बुलवाना चाहेंगे तो बुलवा भले ही लेंगे, लेकिन वो जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उनके जो आइडियाज हैं जिन्हें वो व्यक्त करना चाहते हैं, वो खुले मन से व्यक्त नहीं कर पाएंगे। तो हमारा तरीका सुरक्षित होना चाहिए, सेफ एंड नॉन थ्रेटनिंग, न धमकाने वाला तरीका होना चाहिए। कंफर्टेबल और आरामदायक होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा हड़बड़ी में काम करें, तो हड़बड़ी में भी काम नहीं करना है। कंफर्टेबल होना चाहिए फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, टू बी एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स ओपनली। और इससे क्या होगा
वो इस योग्य बन पाएंगे कि अपने आप को खुले रूप से व्यक्त कर पाएंगे। दरअसल वो कह पाएंगे जो वो कहना चाहते हैं। ये कब होगा? जब हम उन्हें एक सेफ एनवायरनमेंट देंगे, एक नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट देंगे और एक ऐसा एनवायरनमेंट देंगे जो बहुत ही कंफर्टेबल होगा। ठीक है, दिस बिकम्स क्रूशियल इन एन EL2 एनवायरनमेंट। अब EL2 के एनवायरनमेंट में ये सब चीजें जनरली महत्वपूर्ण हो जाती हैं, एज दे आर क्योंकि वे अनफेमिलियर मतलब होता है अपरिचित। ठीक है, अनफेमिलियर मतलब अपरिचित विद द लैंग्वेज एंड आर अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स मतलब गलतियां। अब ये सेकेंड लैंग्वेज के मामले में ये बात हालांकि किसी भी लैंग्वेज लर्निंग में इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेकेंड लैंग्वेज की लर्निंग में ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? उसके पीछे के दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है, क्योंकि वो सेकेंड लैंग्वेज है, क्योंकि वो उनकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, वो उनकी मदर टंग नहीं है। तो जब मदर टंग नहीं है तो वो उसे सीख रहे हैं, उनके एटमॉस्फेयर में वो कहीं नहीं है। तो अब ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वो उस भाषा से जो वो सीख रहे हैं EL2 से पहले तो वो अनफेमिलियर है, एक तो अपरिचित है, उनको नहीं पता ये कैसी है। दूसरा ये है कि जब वो इससे बोलेंगे, एक ऐसी भाषा बोलेंगे जिसको वो पूरी तरह से जानते नहीं है, तो उनके दिमाग में एक डर रहेगा, उनके मन में एक डर रहेगा, और डर का रहेगा गलतियां करने का। तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो एज अ टीचर हमें गांठ बांध लेनी चाहिए, स्पेशली इन द क्लास ऑफ लैंग्वेज। और वैसे तो हम कह सकते हैं कि किसी भी क्लास में बच्चा अगर गलती करता है तो उसे ऐसा एटमॉस्फेयर दें कि मैं गलती भी कर लूंगा फिर भी मेरे टीचर मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक, ऐसा एटमॉस्फेयर दें। अगर गलती करने पे उसे डांटा धमकाया गया तो निश्चित ही वो आगे से बोलना बंद कर देगा, और जैसे ही बच्चा बोलना बंद कर देगा वैसे ही क्लास में वो इंटरेक्ट करना बंद कर देगा, उसको इंटरेस्ट आना बंद हो जाएगा। और जब इंटरेस्ट आना बंद होता है तो पूरी टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया प्रभावित होती है, बढ़िया से नहीं चल पाती है। तो वही यहाँ बताने का प्रयास किया गया है कि EL2 के मामले में ये वाली चीजें, उन्हें कंफर्ट करना, थ्रेट ना करना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि वे इस भाषा से अनफेमिलियर होते हैं, अपरिचित होते हैं, और उन्हें डर रहता है इस बात का कि कहीं वो गलतियां तो नहीं करेंगे, विच मेक्स देम हेजिटेंट टू स्पीक। हेजिटेंट मतलब झिझक वाला। ठीक है, झिझक वाला। अब ये उन्हें क्या करता है? ये उन्हें बना देता है झिझक वाला। हेसिस्टेंस एक शब्द में कहें तो इसे हम कह सकते हैं संकोची, संकोच करने वाला। अब ये चीज, कौन सी चीज? उन्हें लगता है कि नहीं हमसे गलती हो जाएगी, ये उन्हें डर लग रहा है। डर लग रहा है तो वो फिर कैसे हो जाएंगे? और आपने उनको टोक भी दिया कि बेटा तुम गलती कर रहे हो, तो अब वो क्या करेंगे? वो हेजिटेंट हो जाएंगे, मतलब वो संकोची हो जाएंगे, संकोच करने लगेंगे, बोलने में उन्हें डर लगने लगेगा। ये स्थिति आएगी। क्रिएटिंग एन एसेप्टिव एटमॉस्फेयर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। क्रिएटिंग मतलब निर्माण करना, एसेप्टिव मतलब स्वीकारता वाला, जो स्वीकार कर सके, एटमॉस्फेयर मतलब परिवेश। अब टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हो जाती है कि वो अपने क्लास में एक एक्सेप्टिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करे, एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करे जहां पे बच्चा अगर गलती भी करता है तो उसकी गलती को भी सुन लिया जाए, उसकी गलती को भी मान लिया जाए। ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे तो उसे बोलने में होने वाला जो डर है वो नहीं लगेगा, और जब बोलने में डर नहीं लगेगा तो वो खूब सारा बोलेगा, और जब बहुत सारा बोलेगा तो धीरे धीरे करके बोलना वो अच्छे से भी सीख जाएगा, सही से भी सीख जाएगा। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्रिएटिंग एन एक्सेप्टिंग एटमॉस्फेयर इनकरेजेस। अब ये क्या करता है? इनकरेजेस मतलब प्रोत्साहित करता है, प्रोत्साहित बच्चे को। रिस्क टेकिंग बिहेवियर, रिस्क टेकिंग बिहेवियर मतलब रिस्क लेने वाला व्यवहार बच्चे में लाता है। एंड मेक्स अटेम्प्ट्स, और प्रयास करवाता है, वेयर दे फोकस मोर ऑन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब वार्तालाप। अब ऐसी स्थिति में जब आपने उसकी मिस्टेक्स को इग्नोर कर दिया है, जब आपने उसकी मिस्टेक्स को इग्नोर कर दिया है, ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में उसके साथ एक अच्छा काम ये होगा कि वो कम्युनिकेशन पे फोकस करेगा, वो वार्तालाप पे फोकस करेगा। ठीक, इस बात पे फोकस नहीं करेगा कि वो गलतियां कर रहा है।
कम्युनिकेशन पे फोकस करेगा। एंड एक्सप्रेशंस, और अपने आप को व्यक्त करने पे फोकस करेगा, वो अपने आप को एक्सप्रेस करने पे फोकस करेगा। देन करेक्टनेस ऑफ लैंग्वेज, करेक्टनेस मतलब शुद्धिकरण, सही, सही करना, ठीक है। लैंग्वेज को करेक्ट फॉर्म में बोलने का प्रेशर उसके ऊपर नहीं रहा, अब उसे केवल बोलना है। वो गलत भी बोलेगा तो भी ठीक है, सही बोलेगा तो भी ठीक है। अब ऐसी स्थिति में उसके दिमाग से एक एक्स्ट्रा बर्डन, एक एक्स्ट्रा प्रेशर हट गया। अब आगे देखिए, व्हेन अ चाइल्ड इज गिवन एम्पल एक्सपोजर, एम्पल मतलब खूब, प्रचुर मात्रा में, एम्पल मतलब क्या होता है, प्रचुर मात्रा में। जब बच्चे को प्रचुर मात्रा में एक्सपोजर मिलता है, यानी अपने आप को एक्सप्लेन करने का अवसर मिलता है, टू यल टू थ्रो लिसनिंग मटेरियल्स, जब उसे खूब लिसनिंग मटेरियल्स मिलते हैं, एंड एक्टिविटीज, और खूब एक्टिविटीज मिलती हैं, एवेंचुअली मतलब धीरे धीरे, दे विल स्टार्ट इमिटेटिंग, तो वे इमिटेटिंग स्टार्ट कर देते हैं। इमिटेटिंग मतलब होता है कॉपिंग, कॉपी करना, यानी कि नकल करना, ठीक है। तो वो नकल करना शुरू कर देते हैं द लैंग्वेज बिहेवियर ऑफ L2। L2 का जो लैंग्वेज बिहेवियर है, द्वितीय भाषा का जो लैंग्वेज बिहेवियर है, उसको नकल करना बच्चा धीरे धीरे शुरू कर देता है, जब उसे लिसनिंग मटेरियल प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, खूब मतलब उसको खूब सुनने को मिलता है, तो वो उस सुनी सुनाई बातों को नकल करके बोलने का प्रयास करना शुरू कर देता है। एंड बिगिन यूजिंग इट इन देयर कम्युनिकेशन, और इन सब चीजों का इस्तेमाल वो अपने कम्युनिकेशन में करना शुरू कर देता है। अब इस पूरे पैराग्राफ को अगर हम कुछ एक शब्दों में पिरोने का प्रयास करें, तो हम ये कहेंगे कि जो स्पीकिंग है वो एक्सप्रेस करने का ओरल लैंग्वेज में सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे अच्छा तरीका और सबसे मुख्य तरीका यही है। दूसरी बात यहां कही गई है कि बच्चे को धमकाएं नहीं, उसे एक सुरक्षित यानी सेफ और कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर दें, जिसमें कि वह बोल पाए। बोलते समय इस बात पे बिल्कुल फोकस ना करें कि बच्चा सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। उसको इनकरेज करें कि वो ज्यादा से ज्यादा बोले, जितना ज्यादा वह बोलेगा उतना ज्यादा बोलने में वो परफेक्ट होता चला जाएगा, और शब्दों की या वाक्यों की या मीनिंग्स की जो गलतियां हैं, जो त्रुटियां हैं, वो धीरे धीरे अपने आप खत्म होती चली जाएंगी। अच्छी बात यह होगी कि हम उसे एक ऐसा परिवेश दें जहां पे वह स्वतंत्र हो, उसे इस बात का कोई डर ना हो कि वो गलत बोलेगा तो क्या होगा। जब वो खूब बोलेगा तो वो बेहतर बोलना सीख जाएगा। दूसरी एक और बात यहां बताई गई है कि उसके आसपास लिसनिंग मटेरियल्स इतने ज्यादा रखें कि वो ज्यादा से ज्यादा लिसन करे, सुने। जब वो ज्यादा से ज्यादा सुनेगा तो उसके दिमाग में ज्यादा से ज्यादा स्ट्रक्चर्स जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा फ्रेजेस जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा वोकैब जाएगी। ऐसी स्थिति में जब वो बोलेगा तो बहुत सारी चीजों को सेम टू सेम बोल देगा, जैसा उसने सुन रखा है बिल्कुल वैसा बोल देगा, और धीरे धीरे करके बोलना सीख जाएगा। तो इस पैराग्राफ में इतनी बातें कही गई हैं। अब दूसरे पैराग्राफ में देखो क्या महत्वपूर्ण बात कही गई है, इनको जरा देख लेते हैं। लेट अस लुक एट द डिफरेंट स्टेजेस। अब हम भिन्न भिन्न स्टेजेस को देखते हैं। अ चाइल्ड गोज थ्रू ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ स्पीकिंग स्किल इन एल। कौन सी स्टेज को देखेंगे हम? अब ऐसी स्टेज को देखने वाले हैं जिन स्टेज से बच्चा L2 की लर्निंग के विभिन्न समयों पे, विभिन्न टाइम्स पे गुजरता है। उन स्टेप्स को देखते हैं, क्या क्या स्टेप्स होती हैं। शुरुआत जब बच्चा करता है, इसको मोटे तौर पे मैं बता दूं, जरा एक बार देख लो, फिर मैं पढ़ के ही बता दूंगा। पहला काम करता है बच्चा, कहां से चलता है? बच्चा चलता है सिंगल वर्ड्स, ठीक। देन वो इस सिंगल वर्ड को करता है डबल। डबल करने के बाद फिर वो आ जाता है एक फ्रेज पे, वाक्यांश पे, और फिर उसके बाद वो आ जाता है कहां? सिंपल सेंटेंसेस पे, ठीक है। कहां आता है? सिंपल सेंटेंस पे आता है। और फिर सिंपल सेंटेंस के बाद उसकी जो अगली स्टेप होती है वो क्या होती है? वो होती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। ये एक क्रम है बच्चे के सीखने का। सबसे पहले जब बोलना वो शुरू करता है, अच्छा अब आप यहां से L2 L1 निकाल दो, ठीक है, केवल आप लैंग्वेज रखो। सभी ने अपने घरों में बच्चों को बढ़ते हुए देखा है। सबसे पहले वो बोलता है पापा,
या मम्मी या कुछ भी एक शब्द बोलेगा, फिर वो क्या करता है, इसको डबल करता है। डबल करते समय क्या करता है, वो इसके साथ एक वर्ब इंक्लूड करता है, ठीक, या एक कोई ऑब्जेक्ट इंक्लूड करता है, या तो एक वर्ब मिला देगा इसके साथ या फिर एक ऑब्जेक्ट कोई मिला देगा। दो काम करेगा, या तो नाउन मिलाएगा या वर्ब मिलाएगा उसी एक शब्द के साथ। मम्मी पानी, पापा पानी, पापा केला, पापा एप्पल, ऐसे करके वो दो शब्द बोलना शुरू करता है। धीरे धीरे दो शब्दों को बढ़ा करके वो 3-4 शब्दों तक ले जाता है, जिसमें कि हो सकता है एक वर्ब हो, एक नाउन हो, ऐसे करके एक वो फ्रेज क्रिएट कर लेता है। फ्रेज क्रिएट कर लेता है। फ्रेज क्रिएट कैसे करेगा, घर जाना है, अब वो मुझे नहीं करा घर जाना, यहां बैठना, ऐसे करके वो बोलेगा। ये एक फ्रेज हो गया, ये तीसरी अवस्था है। चौथी अवस्था में क्या है, चौथी अवस्था में वो सिंपल सेंटेंसेस फ्रेम करना सीख लेता है कि मेरा नाम फला है, मैं ये करता हूं, इस तरह के सिंपल सेंटेंसेस। और फिर जब वो सिंपल सेंटेंसेस सीख जाता है, तब वो सीखता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को। तो ये जो क्रम मैंने बताया है, आई थिंक यू शुड नोट इट, इसे आपको लिख लेना चाहिए, क्योंकि ये पूरी कहानी जो अभी मैं आगे सुनाने वाला हूं, वो पूरी कहानी केवल इन 5 बातों पर निर्भर करती है। बच्चा शुरुआत करता है एक सिंगल वर्ड के रिपीट करने से, फिर उस वर्ड के साथ एक और वर्ड जोड़ देने से, फिर उस 2 वर्ड को बढ़ा करके एक फ्रेज तक ले जाना, फिर एक फ्रेज को एक सिंपल सेंटेंस तक ले जाना, फिर उस सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तक ले जाना। ये बच्चे का सीखने का क्रम होता है और किसी भी लैंग्वेज में होता है, ठीक है। जब हम बात L1 की करेंगे तो भी यही क्रम रहेगा, जब हम L2 की करेंगे तो भी यही क्रम रहेगा, और ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि L2 को ठीक उसी क्रम में अगर हम सिखाने का प्रयास करेंगे जिस क्रम में हमारे बच्चे ने L1 सीखा है, तो L1 को सिखाना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, ये समझ के चलिए। देखिए अब यहाँ क्या दिया गया उसको देख लो, हालांकि वही बातें हैं जो मैंने बता दी। रिपीटिंग ऑफ सिंगल वर्ड और वन वर्ड रिस्पॉन्सेस, सबसे पहली शुरुआत कहां से होती है कि बच्चा किसी एक शब्द को रिपीट करता है या एक शब्द में अपना रिस्पॉन्स, अपना उत्तर देता है, ये शुरुआत होती है। कैसे एक शब्द वो शुरुआत करता है, रेड, और ये कैसे शुरुआत कर रहा है, सुन के कर रहा है, सुन के कर रहा है, उसने सुना है, अब उसको रिपीट कर रहा है, गुड ऐसे रिपीट कर रहा है, वाटर ऐसे रिपीट कर रहा है। दिस माइट इंक्लूड वर्ड्स दे हियर रेगुलरली इन देयर डेली कॉन्टेक्स्ट। अब वो जो पहला वर्ड बच्चा बोलेगा, वो दरअसल ऐसा पहला वर्ड बोलेगा जिसे वह अपने कॉन्टेक्स्ट में डेली लिसन करता है, डेली सुनता है। ऐसे शब्द जो रोजाना उसके कॉन्टेक्स्ट में आते जाते रहते हैं, उन शब्दों को रिपीट करना बच्चा शुरू करता है प्रारंभ, ये उसका पहला काम। फिर क्या है, दिस कैन बी डन इन द फॉर्म ऑफ रैम्स। अब ये किस फॉर्म में हो सकता है रैम की फॉर्म में हो। रिपीटेड इंस्ट्रक्शंस, बार बार आप कुछ कह रहे हैं तो उन इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करना हो सकता है। कॉमन फ्रेजेस दे यूज, ये वो कॉमन फ्रेजेस हो सकते हैं जिनका कि इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसे कॉमन फ्रेजेस भी हो सकते हैं। और थ्रो पिक्चोरियल इंस्ट्रक्शंस, या पिक्चर को लेकर के कोई इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो हो सकते हैं। दूसरा काम, पहला काम हो गया, यानी वर्ड पे हम बात कर चुके हैं। बच्चा किन वर्ड्स का उपयोग करेगा, बच्चा उन वर्ड्स का उपयोग करेगा जो उसके एनवायरमेंट, जो उसके एटमॉस्फेयर में बार बार रिपीट किए जा रहे हैं किसी कॉन्टेक्स्ट में। तो ऐसे वर्ड्स जिन्हें बार बार रिपीट किया जा रहा है, बच्चा उन वर्ड्स को बोलना सबसे पहले सीख लेता है। दूसरा काम अब क्या करेगा, वो डबल कर देगा किसको, इन्हीं वर्ड्स। एक की जगह पे अब वो 2 वर्ड्स बोलना शुरू करेगा, जैसे यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। अब क्या करेगा बच्चा, एक कॉम्बिनेशन यूज करेगा, काहे का, 2 वर्ड्स का, 2 शब्दों का एक कॉम्बिनेशन यूज करेगा। जैसे वांट वाटर पानी चाहिए, ईट लंच लंच खाना है, गो टॉयलेट टॉयलेट जाओ, इस तरह के 2 शब्दों को इकट्ठा कर करके बोलना शुरू करता है। और इससे वो क्या करता है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब वो 2 वर्ड्स पे होता है, दरअसल ही इज शोइंग हिज नीड्स और डिजायर्स। वो या तो अपनी आवश्यकताओं की को प्रदर्शित कर रहा है या अपनी इच्छाओं को प्रदर्शित कर रहा है। तो 2 शब्दों में महत्वपूर्ण बात क्या है, एक शब्द में रिपीटिशन इज इंपॉर्टेंट इन वन वर्ड, एक शब्द में रिपीटिशन महत्वपूर्ण बात है, वो उसका अर्थ मतलब ज्यादा नहीं जानता, क्योंकि उसके सामने बार बार वो वाले शब्द यूज किए जा रहे हैं इसलिए वो भी कर रहा है।
दूसरे में क्या है, वो अपनी डिजायर्स को एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है, अपनी नीड्स को एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है जब वो 2 वर्ड बोलता है। तीसरा, यूजिंग सिंपल सेंटेंसेस। अब वो क्या करेगा, सिंपल सेंटेंसेस। हालांकि इसी बीच एक अधूरा टाइम आएगा यहाँ बीच में, जहां पे 2 शब्दों से बढ़कर के वो फ्रेज, हालांकि यहाँ भी ये एक तरह का गो टॉयलेट, ये भी एक तरह के फ्रेजेस ही हो गए हैं। तो यहाँ पे एक फ्रेज आएगा जहां यहाँ पे एक समय आएगा जहां पे वो फ्रेजेस यूज करेगा, ठीक है। यूजिंग सिंपल सेंटेंसेस, फिर वो सिंपल सेंटेंसेस का यूज करेगा। दिस इज माई बुक, आई वॉन्ट टू प्ले, कैन आई ड्रॉ, इस तरह के सिंपल सेंटेंसेस यूज करना वो शुरू करेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो अपने कार्यों के लिए आवश्यक उसको जितनी बात करनी है उतना करना शुरू कर देगा। फिर शुरू होता है उसका प्रॉपर थिंकिंग प्रोसेस। और जब बच्चे का प्रॉपर थिंकिंग प्रोसेस शुरू होता है, फिर जब वो अपनी बात को एक्सप्रेस करेगा तो उसको लॉन्ग सेंटेंसेस यूज करने पड़ेंगे। आप कहेंगे वो कंबाइंड सेंटेंसेस हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हो सकते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस यूज करता है। फिर क्या करता है, चौथे नंबर पे स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन शुरू होते हैं विद टीचर्स एंड पीयर्स। अपने सहपाठियों के साथ, अपने साथियों के साथ और टीचर्स के साथ उसका स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन शुरू होता है, यानी जिसे हम कह सकते हैं एक प्रॉपर कन्वर्सेशन, ठीक है। तो एक प्रॉपर कन्वर्सेशन शुरू होता है। उसके बाद आगे आ जाता है, लेट अस डिस्कस सम कॉमन क्लासरूम स्ट्रेटजीज दैट एम टू एनहांस द स्पीकिंग स्किल ऑफ द चाइल्ड। अब हम उन कॉमन क्लासरूम स्ट्रेटजीज पे बात करने वाले हैं जिनके थ्रू हम बच्चे में स्पीकिंग स्किल को एनहांस कर सकते हैं, बच्चे की स्पीकिंग स्किल को बेहतर कर सकते हैं। उन स्ट्रेटजीज पे हम बात करने वाले हैं। अरे भाई क्या हुआ? खैर, देखिए, देखो, पहला है डेली कन्वर्सेशन प्रैक्टिस। बड़ी महत्वपूर्ण बात। डेली कन्वर्सेशन प्रैक्टिस का मतलब हुआ कि रोजाना हम बातचीत करें। क्या करना है? बातचीत करनी है। और कब करनी है? रोजाना कर, रोजाना हमें बातचीत की प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है। अब वो प्रैक्टिस कैसे हो सकती है, जरा उस पर बात करें। यूजिंग ग्रीटिंग वर्ड्स, ठीक, और फ्रेजेस लाइक गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, और सीकिंग परमिशंस, या फिर परमिशन लेना, लाइक कैन आई ड्रिंक वाटर, मे आई कम इन, मे आई गो, इस तरह के शब्द। यानी डेली कन्वर्सेशन क्या है कि हमें बहुत सारी जरूरतें पड़ती हैं, हम किसी से मिलते हैं तो कन्वर्सेशन करें उसी लैंग्वेज में जो नॉर्मल सा, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इस तरह का कुछ पूछना है, कुछ थोड़ा सा बताना है, तो हम उस लैंग्वेज का उपयोग कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है। दूसरा, मॉर्निंग मैसेज, टुडेज टॉक, सर्किल टाइम। जब प्रार्थना का समय होता है विद्यालय में, मॉर्निंग टाइम होता है, तो उस समय एक मॉर्निंग मैसेज दिया जा सकता है उसी लैंग्वेज में। टुडेज टॉक, आज की बातचीत करके एक प्रोग्राम स्टेब्लिश किया जा सकता है उस समय। सर्किल टाइम में बातचीत की जा सकती है। चिल्ड्रन शेयर व्हाट, अब इसमें बच्चा क्या करेगा? बच्चा वो चीजें शेयर करेगा जो दे डिड द डे बिफोर, वो काम जो उसने पिछले दिन किए हैं उनको वो शेयर करेगा। एक तरीका ये हो सकता है, उन कामों को वो शेयर करे, ठीक है। और व्हाट दे प्लान टू डू टुडे, या वो ये बताएगा कि आज उसने क्या करने का प्लान बनाया, ये बता सकता है। और एनी इवेंट, या फिर कोई घटना, दैट हैपेंड एवरी मॉर्निंग इन द क्लास विद देयर टीचर, या ऐसी किसी घटना के बारे में बताएगा जो उनकी क्लास में रोज होती है, अपने टीचर से उस पर बात करेगा। एंड पियर्स, और अपने साथियों से, लाइक आई वेंट टू अ वेडिंग लास्ट नाइट, अगर वो पिछली रात मान लिया किसी शादी में गया तो उससे बातचीत ही तो करनी है। दरअसल हमें उसे ऐसा एटमॉस्फेयर देना है जहां वो बोल सके। तो पूछ सकते हैं कि लास्ट नाइट आप कहाँ गए थे, तो बताएगा कि मैं एक वेडिंग पे गया था। अब आपके पास बहुत सारा मटेरियल है उससे बातचीत को और आगे बढ़ाने का। वहां आपने क्या क्या देखा था, आपको क्या अच्छा लगा था, वहां पे क्या बुरा लगा था, क्या आपको वहां मजा आया, अगर आया तो क्यों आया, क्यों नहीं आया, बहुत सारे प्रश्न आप पूछ सकते हैं। आई वॉन्ट अ न्यू बुक एस्टरडे, वो बताया कि मैंने एक किताब कल खरीदी, तो कौन सी किताब थी, क्या तुमने उसको पढ़ा, क्या वो ठीक थी नहीं थी।
बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। द टीचर कैन राइट दीज ऑन बोर्ड। अब इन छोटे छोटे सेंटेंसेस को टीचर क्या कर सकता है, बोर्ड पे लिख सकता है, और जब बोर्ड पे टीचर लिखेगा तो अन्य बच्चों को भी इंकरेज कर सकता है इसी तरह की सेंटेंस मेकिंग के लिए, और बच्चे भी इसी तरह के सेंटेंसेस का निर्माण करें, ऐसे ही सेंटेंसेस बनाएं। अगला जो तरीका है वह है शो एंड टेल, दिखाओ और बोलो, दिखाओ और बोलो। इसमें ऑब्जेक्ट्स का यूज किया जा सकता है। कैसे? द टीचर और चिल्ड्रन ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ देयर चॉइस। टीचर या बच्चा अपनी पसंद का कोई एक ऑब्जेक्ट लेके आएंगे, कोई एक चीज लेके आएंगे, और रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर थीम और टॉपिक, या फिर कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक या थीम हम तय कर लेंगे, एंड डिस्क्राइब इट यूजिंग सिंपल सेंटेंसेस, और इस चीज का वर्णन करेंगे बड़े आसान आसान से शब्दों में। एक ये तरीका भी है, कोई बच्चा कोई चीज लेके आया, ठीक है, मान लिया वो एक पत्ती लेकर के आया, अब हम उस पत्ती पे बात कर रहे हैं कि ये पत्ती किस पेड़ की हो सकती है, इसकी खासियत क्या है, इसकी बनावट क्या है, इस पे बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन सिंपल सिंपल सेंटेंसेस में। एक और तरीका, इस पे हम बहुत बार बात कर चुके हैं, पिक्चर टॉक। एक तस्वीर दिखाई जाए और बच्चे से कहा जाए कि आप इसे ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्व करने के बाद ये बताइए कि आपने इसमें क्या क्या देखा, जो आपने देखा क्या कभी ऐसी स्थिति आपने रियल लाइफ में देखी, और अगर देखी तो क्या ऐसी ही थी या भिन्न थी। ऐसे करके बहुत सारी बातें पिक्चर टॉक के थ्रू भी की जा सकती हैं। चिल्ड्रन डिस्क्राइब अ पिक्चर और पोस्टर बेस्ड ऑन देयर ऑब्जर्वेशन। बच्चे अपने ऑब्जर्वेशन के अनुसार किसी पिक्चर को डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। द टीचर कैन आस्क गाइडिंग एंड प्रॉम्प्टिंग क्वेश्चंस लाइक। अब टीचर क्या करेगा इस दौरान? टीचर उन बच्चों को गाइड कर सकता है या बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता है, ताकि बातचीत और भी बढ़िया तरीके से चल पाए। बीच बीच में क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे? व्हाट कैन यू सी, आप क्या देख सकते हैं, व्हाट आर दे डूइंग, वे क्या कर रहे हैं, एंड द चिल्ड्रन रिस्पॉन्ड, और फिर बच्चे इसका जवाब देंगे। एक और तरीका, इस पे भी हम कई बार बात कर चुके हैं, रोल प्ले। हम क्या करें, बच्चों में से ही एक बच्चे को दुकानदार बना दें, एक बच्चे को खरीदार बना दें, एक बच्चे को राजा बना दें, एक बच्चे को नौकर बना दें, एक बच्चे को बैंक का मैनेजर बना दें, दूसरे को रुपए निकालने वाला बना दें, ग्राहक बना दें। इस तरह से विभिन्न, एक को डॉक्टर बना दें, एक को मरीज बना दें। ऐसे करके उनके बीच में बातचीत करवाएं कि जब एक मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो वो क्या कहता है, फिर डॉक्टर क्या कहता है। इस तरह से रोल प्ले दें उनको। सेटअप क्लासरूम सीनरीज। अब क्लासरूम में सीनरीज सेटअप करो। कैसे? शॉपकीपर एंड कस्टमर, शॉपकीपर और कस्टमर की, डॉक्टर एंड पेशेंट, डॉक्टर और मरीज की। दे कैन यूज सेंटेंसेस प्रॉम्प्ट्स इन केस स्टूडेंट्स आर बिगिनर। शुरुआत में क्या करेंगे, वो सेंटेंसेस के प्रॉम्प्ट्स यूज करेंगे अगर वे बिगिनर्स हैं, शुरुआत में लैंग्वेज सीख रहे हैं, और अगर वे थोड़े डेवलप्ड हो गए हैं, और डेवलप्ड देयर ओन डायलॉग्स इन केस दे आर ओल्डर, और अगर थोड़े बड़े बच्चे हैं तो वे फिर अपने खुद के डायलॉग्स क्रिएट करेंगे और बोलेंगे। ये तरीका भी हो सकता है। आगे देखिए, ड्रामा एंड स्किट्स। अब समस्या पता है एनसीईआरटी में कहा, या एनआईओएस के स्टडी मटेरियल में क्या है, बहुत सी जगहों पे ऐसे शब्दों का यूज कर देते हैं ये लोग जिनका कॉमनली यूज नहीं होता है, और हम वहीं पे जाकर के अटक जाते हैं। जैसे यहाँ एक शब्द दिया गया है स्किट्स, ठीक है, कोई मतलब नहीं, अगर ये प्ले लिख देते इसको तो क्या समस्या थी। दरअसल स्किट मतलब नाटक ही होता है और ड्रामा लिखा हुआ ही था, तो कोई मतलब नहीं है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना, ये हमें कंफ्यूज करने के लिए कर दिए जाते हैं केवल। ड्रामा एंड स्किट्स मतलब कुल मिलाकर के नाटकों का उपयोग। अब इसमें क्या करेंगे कि बच्चों ने कोई बड़ा फेमस सा नाटक देख रखा है, उसमें से उन्हें कोई कैरेक्टर बड़ा पसंद आता है, तो उस बच्चे को वही वाला कैरेक्टर दे दो और उससे कहो कि वही वाले डायलॉग बोलो जो वहां बोले गए थे। अब हो सकता है बच्चा हूबहू वही वाले डायलॉग बोले जो उसने सुन रखे हैं, या ये भी संभव है वो उन डायलॉग्स को थोड़ा बहुत अपने हिसाब से इम्प्रोवाइज करे और इम्प्रोवाइज करके बोले, ये भी संभव है। तो इससे क्या होगा, बच्चे में क्रिएटिविटी बढ़ेगी, और दूसरा स्पीकिंग स्किल तो उसकी अच्छी हो ही रही है, ये तो नॉर्मल सी बात है। शॉर्ट सीन्स विद फैमिलियर स्टोरीज और सेटिंग कैन बी डन। यहाँ पे क्या किया जा सकता है, छोटे छोटे सीन क्रिएट किए जा सकते हैं किसी फैमिलियर स्टोरी के, परिचित स्टोरी के, और सेटिंग्स बनाई जा सकती हैं, जैसे कि बर्थडे पार्टी हो, जू विजिट हो, मार्केट का हो, एग्जीबिशन हो, एग्जीबिशन मतलब नुमाइश, ठीक है, नुमाइश का चित्र हो, फेयर मतलब मेला हो, ठीक, इनमें से किसी का भी हो। टू हेल्प द कॉन्टेक्चुअल यूजेज ऑफ वोकैबुलरी।
अब वोकैब का कॉन्टेक्चुअल यूज कैसे करेंगे, किसी मुद्दे आधारित बात कैसे करेंगे, इसका उपयोग यहाँ सीखने को मिलता है। उसके बाद अगली चीज आती है एक्टिंग आउट, मतलब एक्टिंग करना। ठीक है, चिल्ड्रन आर गिवन प्रॉम्प्ट्स, कुड बी एन एक्शन सिचुएशन, कुछ भी हो सकता है, कार्य की भी सिचुएशंस हो सकती हैं, एंड दे नीड टू एक्ट देम आउट एंड अदर स्टूडेंट्स ट्राई टू गेस और डिस्क्राइब व्हाट द चाइल्ड इज डूइंग। अब कोई एक्शन दे दिया गया बच्चे को ये बता दिया गया कि ऐसे करो। अब बच्चे ने कुछ किया, अब बाकी के बचे हुए जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो बच्चे इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि ये बच्चा दरअसल क्या कर रहा है। ठीक है, ये बच्चा क्या कर रहा है, इस बात का अंदाजा अन्य बच्चे लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रेटजीज हो गई। अब मैं बैठ जाता हूँ, थोड़ा जल्दी थकान आ जाती है जब से बीमार हुआ हूं। तो बैठ के बता देता हूँ, खैर कोई बात नहीं। तो देखिए, तो ये तरीका हो गया कि एक्टिंग आउट का। अब आगे आगे कुछ और भी तरीके दिए गए हैं, देखिए इतना ही रखते हैं। अब दिया गया इवन थो द एक्टिविटीज माइट प्रिडोमिनेंटली फोकस ऑन वन स्किल ओवर द अदर। प्रिडोमिनेंटली मतलब होता है मुख्यतः। अब यहाँ पे बस यही समस्या है ना, इसको मेनली भी लिख सकते थे, इसको मेनली भी लिख सकते थे, जानबूझ के उसमें कठिन शब्द घुसाए जाएंगे ताकि आप परेशान। इस बात को याद रखिए, हमें करना क्या है, हमें इसमें जो कुछ कहा गया है उस बात को दिमाग में रखना है। उन्होंने क्या शब्द यूज किए हैं, इस बात को लेकर के टेंशन बिल्कुल नहीं। अगर इस बात को टेंशन ली आपने कि वही वाले शब्द हमें भी इस्तेमाल करना है, तो बड़ी समस्या होने वाली, ये भी समझ लो। तो उनके शब्दों पे गौर नहीं करना है, हालांकि मैं बताता ही वही चल रहा हूँ। एक और समस्या है इधर बुक में, एक ही बात घुमा फिरा के 9-9 10-10 बार कही गई है। अब एक ही बात 9-10 बार कही गई है, कुल मिलाकर के अभी मैं आगे प्रयास ये करूंगा, जब हम पूरा सिलेबस एक बार कर लेंगे तो हम इस पूरे टॉपिक को, पूरी की पूरी किताब को केवल और केवल 1 घंटे के एक लेक्चर में लाएंगे। लेकिन वो महत्वपूर्ण उन लोगों के लिए ही होगा जो एक बार पूरे को देख चुके होंगे। केवल 1 से 1.5 घंटे के एक वीडियो में ये पूरी किताब समाहित की जा सकती है, क्योंकि एक ही बात 20-20 बार रिपीट की गई। तो अगर उस 20 बार की बात को हम केवल एक ही बार कहेंगे तो 20 वीडियो एक वीडियो में आ जाएंगे, बड़ा आसान है। तो ये भी होगा अभी आगे। ठीक है, आगे देखो क्या बताया गया कि मुख्यतः एक्टिविटीज के थ्रू हम एक चीज पे फोकस करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम एक ही चीज के लिए एक्टिविटीज करते हैं। एक्टिविटीज क्या करती हैं, एक्टिविटीज की ये खासियत है कि जब आप एक्टिविटीज करवाते हैं तो एक्टिविटीज की ये भी खासियत है कि एक्टिविटीज एक साथ बहुत सारे काम करती हैं, बहुत सारी चीजों को साथ लेकर के चलती हैं, ये एक्टिविटीज की खासियत होती है। आगे देखो, इट कैन नॉट बी डिनाइड, इससे मना नहीं किया जा सकता। डिनाई मतलब होता है मना करना। दैट लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर simultaneously working together to add oral language development in L2। इस बात से भी मना नहीं किया जा सकता कि लर्निंग और स्पीकिंग दोनों साथ साथ चलते हैं। सिमुलटेनियसली मतलब साथ साथ चलना, दोनों साथ साथ चलते हैं ओरल लैंग्वेज के डेवलपमेंट में। ये बात हम 20 बार कर चुके हैं कि इस लिसनिंग को और स्पीकिंग को हम अलग नहीं कर सकते, दरअसल दोनों एक साथ ही चलते हैं और एक साथ ही होते ही हैं, ये इनकी खासियत है। ठीक है, फिर इन रियल कम्युनिकेशन यानी वास्तविक वार्तालाप में लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर इनसेपरेबल। इनसेपरेबल मतलब अपृथकीय। अब हिंदी शब्द भी कठिन हो गया। अपृथकीय मतलब जिसको अलग नहीं किया जा सकता। जो नॉर्मल कम्युनिकेशन है वहां पे दोनों बोलते हैं और दोनों सुनते हैं। जो भी वक्ता और श्रोता है, नॉर्मल वार्तालाप हो रहा है तो दोनों बोलेंगे दोनों सुनेंगे। अब हम कहें कि नहीं कौन सुन रहा है कौन बोल रहा है, आप सेपरेट नहीं कर सकते। तो लिसनिंग और स्पीकिंग अनसेपरेबल हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। दोनों हम ये कह सकते हैं दे आर इंटरट्विन्ड, वे एक दूसरे में गुथे हुए हैं, इनको आप विभाजित नहीं कर सकते, संभव नहीं है। ग्रुप एक्टिविटीज, पेयर वर्क एंड सर्कल टाइम शुड इंक्लूड अपॉर्चुनिटीज फॉर बोथ। फॉर एग्जाम्पल अब कुछ काम है, ये काम क्या करेंगे, सुनने के लिए और बोलने के लिए, दोनों के लिए एनहांसिंग है। अभी पीछे हम जिन चीजों की बात कर रहे थे
वो इंपॉर्टेंट काय के लिए थी? स्पीकिंग स्किल्स के लिए। कल के वीडियो में जिस पे हमने बात की थी वो स्ट्रेटजीज किसके लिए इंपॉर्टेंट थी? लिसनिंग के लिए। अब यहाँ जो स्ट्रेटजीज दी गई हैं, ये स्ट्रेटजीज ऐसी हैं जो लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों के लिए कॉमनली इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है, दोनों के लिए बराबर है। ठीक है, पेयर वर्क्स है, कुछ कुछ ग्रुप की एक्टिविटीज है, कुछ सर्कल टाइम है, ऐसे कुछ अवसर हैं जो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल दिया गया पहला, पीर इंटरव्यू। इसमें क्या है? चिल्ड्रन कैन आइदर वर्क इन पेयर्स, बच्चे चाहे जोड़ों में काम करें और ग्रुप्स या फिर ग्रुप्स में काम करें, एंड टेक टर्न्स आस्किंग ईच अदर क्वेश्चंस, लाइक एक दूसरे से प्रश्न पूछें। यानी बच्चे आपस में ही इंटरव्यूज वाली स्थितियां क्रिएट करें, एक बच्चा प्रश्न पूछे, दूसरा जवाब दे। तब इससे क्या होगा? एक की स्पीकिंग स्किल अच्छी हो रही है, दूसरे जवाब देने वाले की लिसनिंग स्किल अच्छी हो रही है, फिर जब वो जवाब दे रहा है तो उसकी स्पीकिंग स्किल अच्छी हो रही है, जो सुन रहा है उसकी लिसनिंग एबिलिटी अच्छी हो रही है। अब दोनों का लाभ हो रहा है इंटरव्यूज। तो इंटरव्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसे वो पूछे व्हाट इज योर नेम, तब वो जवाब देगा तो वो दूसरा सुनेगा। व्हाट डू यू लाइक, आप क्या पसंद करते हैं, व्हाट ओल्ड आर यू, एंड आंसर, इस तरह से चलेगा। दूसरा है साउंड हंट, एक गेम जैसा क्रिएट करें, काय का? साउंड हंट का। कैसे? प्ले साउंड्स ऑफ एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स। अब कोई आवाज क्रिएट करें, वाव 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 ऐसा करके आवाज क्रिएट की। अब बच्चा बता रहा है, अंदाजा लगा रहा है कि ये किसकी आवाज? चिंगाड़ने की आवाज निकाले, म्याऊ बोले तो बच्चा बोलेगा ये कैट की है, कैट क्या खाती है। अब बहुत सारी चीजें उस पर शुरू हो जाएंगी। तो ये क्या है? साउंड हंट है। साउंड निकाला जाए, फिर ये खोज की जाए कि वो साउंड किस चीज का है। किसी ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है, किसी एनिमल का हो सकता है, किसी बर्ड का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। प्ले साउंड ऑफ एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट, साउंड या ऑब्जेक्ट के सॉरी एनिमल या ऑब्जेक्ट के साउंड्स को प्ले किया जाए। चिल्ड्रन विल ट्राई टू गेस एंड रिस्पॉन्ड, बच्चे कोशिश करेंगे अंदाजा लगाने का कि किसका है और फिर रिस्पॉन्ड करने का। इट इज एन एलिफेंट, फिर जैसे चिंगाड़ने की आवाज उन्होंने सुनी तो उन्होंने कहा इट्स एन एलिफेंट, ये एलिफेंट है। देन दे डिस्क्राइब द एनिमल और ऑब्जेक्ट इन वन और टू सेंटेंसेस, फिर एक या दो सेंटेंस में वे उस चीज को डिस्क्राइब करेंगे, उस चीज के बारे में बोलेंगे। जैसे उन्होंने बताया कि एनिमल है, तब एनिमल के बारे में थोड़ा बताएंगे, किसके सूंड होती है, ये होता है, ये खाता है, इस तरह से। This builds upon their previous knowledge of sound and uses of descriptive words in describe the animal। दो फायदे हो, एक फायदा तो ये होगा कि वे उस बात से पहले से परिचित हैं, उस वॉइस से पहले से, उस साउंड से पहले से परिचित हैं। अब उस साउंड से पहले से परिचित हैं तो इस नई प्रक्रिया को वो अपनी पुरानी वाली जानकारी से जोड़ पाएंगे, एक तो ये लाभ होगा। दूसरा ये लाभ होगा, जब वे उसको डिस्क्राइब कर रहे होंगे तो उनकी स्पीकिंग स्किल अच्छी होगी। दूसरा, वो सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे, उनकी क्रिएटिविटी अच्छी होगी। दोनों फायदे हैं। ठीक, ये एक तरीका हो गया। फिर है ड्रॉ दिस। अगली चीज आती है कि हम बच्चों से कुछ बनवाएं। ठीक, जैसे उससे कहते हैं ड्रॉ ए सर्किल, तो बच्चे ने सर्किल बनाया। फिर हम उससे कहते हैं ड्रॉ अ ट्राइंगल इन द सर्किल, सर्किल के भीतर ट्राइंगल बना। फिर उनके बारे में बातचीत करें, ये तरीका एक हो सकता है। देखिए, स्टूडेंट्स वर्क इन पेयर्स और स्मॉल ग्रुप्स। वन स्टूडेंट, इसमें बच्चे जो हैं वो स्मॉल ग्रुप्स में या पेयर्स में काम करेंगे। एक बच्चा क्या करेगा? डिस्क्राइब्स सिंपल ड्राइंग और ऑब्जेक्ट, एक बच्चा एक आसान सी ड्राइंग या ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा। ठीक है, ड्रॉ ए बिग सर्कल, उसने कहा एक बड़ा सर्कल बनाओ। देन ड्रॉ अ स्मॉल ट्रायंगल इनसाइड इट, और इसके भीतर एक छोटा सा ट्रायंगल बनाओ। ये वो उस एक बच्चे ने कहा। एंड द अदर स्टूडेंट्स ड्रॉ, दूसरे बच्चे ने बनाया। इन केसेस आस्क क्लेरिफाई क्वेश्चन, फिर क्लेरिफाई क्वेश्चंस पूछो। इट इन्वॉल्व्स गिविंग क्लियर प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस यूजिंग डिस्क्रिप्टिव वोकेबुलरी। अब डिस्क्रिप्टिव वोकेबुलरी का इसमें यूज होगा और कुछ इंस्ट्रक्शंस इसमें आएंगे। इससे फायदा क्या होगा? एंड फॉलोइंग द इंटरप्रेटिंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, और फिर उन इंस्ट्रक्शंस को सुनना और उनके अकॉर्डिंग काम करना, इस चीज का लाभ होगा बच्चे को। और फिर एक बात आती है काहे की? स्टोरी चैन की। टीचर ने एक स्टोरी थोड़ी सी सुनाई और रुक गया, फिर खाली जगह दे दी, इस तरह से एक व्यवस्था बनाई। द टीचर स्टार्ट्स अ स्टोरी, बच्चा एक स्टोरी, टीचर एक स्टोरी शुरू करता है विद वन सेंटेंस, एक सेंटेंस के साथ। एंड ईच चाइल्ड इन द सर्किल एड वन सेंटेंस टू कंटिन्यू एंड बिल्ड द स्टोरी।
टीचर ने एक सेंटेंस से कहानी शुरू की कि एक बार एक जंगल में एक शेर रहता था। अब बच्चा अगली कहानी बताएगा कि वह शेर अब बूढ़ा हो गया था। अगला बच्चा ने कहा वह अब शिकार नहीं कर पा रहा था। एक दिन वह अपनी गुफा में बैठा था। तो ऐसे करके एक स्टोरी क्रिएट होती है। इट रिक्वायर्स चिल्ड्रन टू लिसन टू मेक मीनिंगफुल एडिशंस। अब इससे बच्चा पहली चीज तो यह है कि उस कहानी को बड़े गौर से सुनेगा। क्यों गौर से सुनेगा? क्योंकि उसको वो कहानी आगे बढ़ानी है, और जब कहानी आगे बढ़ानी है तो उसको गौर से सुननी पड़ेगी। दूसरा, उसे अपनी क्रिएटिविटी का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, वो अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करेगा। अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करेगा तो उसकी क्रिएटिविटी भी बढ़ रही है। दूसरा, वह जब बोलेगा उन सेंटेंसेस को तो उसकी स्पीकिंग स्किल भी अच्छी हो रही है। तो बहुत सारे लाभ एक साथ। क्लेरिफाई द नेक्स्ट पर्सन टू हियर एंड अंडरस्टैंड। कुल मिलाकर के इतनी बातें इस चैप्टर से हमने देखी। अब देख लीजिए 3 क्वेश्चंस और दिए गए हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ अ टीचर एज अ लिसनर इन एन ओरल लैंग्वेज क्लास। एक सुनने वाले के रूप में अध्यापक का रोल क्या होता है ओरल लैंग्वेज की क्लास। तो आपको पता है कि टीचर क्या करेगा, जब वो सुन रहा होता है तो वो एक ऑब्जर्वर होता है, चीजों को ऑब्जर्व ऑब्जर्व करता है, और ऑब्जर्व करने के बाद वह एटमॉस्फेयर जो उसने क्रिएट किया है, उस एटमॉस्फेयर में उसको जहां कहीं भी लग रहा है कि कुछ परिवर्तन किए जाने चाहिए, जहां पे त्रुटियां हो रही हैं, उस एटमॉस्फेयर को वो चेंज करेगा और एक सुइटेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा जो उन बच्चों के लिए बेहतरीन होगा उनकी ओरल लैंग्वेज की लर्निंग। ठीक। दूसरा प्रश्न है, मेंशन 3 क्लासरूम एक्टिविटीज दैट कैन सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ स्पीकिंग स्किल। तो पीछे जो स्पीकिंग स्किल्स के बहुत सारे तरीके बताए थे, उनमें से 3 तरीके यहाँ बताने हैं। तो अभी हम पढ़ के आए, कुछ स्पेशल नहीं है। हाउ कैन यू एज अ टीचर scaffold children's responses in L2? List 3 strategies based on your understanding. ये अच्छा प्रश्न है। इसमें यह पूछा गया है कि एक टीचर के रूप में आप बच्चों के रिस्पॉन्सेस को कैसे करके बढ़ाएंगे, कोई 3 स्ट्रेटजीज बताओ अपनी समझ के अनुसार। तो बच्चों के रिस्पॉन्सेस बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग। ठीक, उन्हें स्पेस देना। और पीछे जो स्ट्रेटजीज हमने देखी है वो सब इसीलिए, चाहे वो रोल प्ले की हो, चाहे वो साउंड्स हंट का तरीका हो कि बच्चा उसका रिस्पॉन्ड करेगा, उसमें बोलेगा। तो वही स्ट्रेटजीज कुल मिलाकर के प्रश्न पूछने का तरीका बदल दिया गया है। स्ट्रेटजीज यहाँ भी वही सारी हैं जिनकी बात हम पीछे करते थे। अब इस चैप्टर में केवल एक टॉपिक बचा है, जिस टॉपिक का नाम है इंक्लूसिव क्लासरूम प्रैक्टिसेस फॉर ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट। यानी अब ओवरऑल गुल मिला के घुमा फिरा के फिर वही बातें आएंगी, हमें पता है यहाँ भी वही आएगी, क्योंकि अभी हमने पहले लिसनिंग पे बात की, फिर हमने स्पीकिंग पे बात की, फिर दोनों पे बात की, अब हम ओवरऑल ओरल लैंग्वेज पे बात करते हैं। तो ओवरऑल लैंग्वेज पे बात करेंगे हम कल के वीडियो में। लेकिन आपने पूरा वीडियो देखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जब पूरा वीडियो देख लिया है, अगर ठीक लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, और थोड़ा सा हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं, या कोई सुझाव है तो सुझाव भी दे सकते हैं। तो कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। हो सकता है ये वीडियो भी थोड़ा लंबा जाए, ऐसा मुझे लगता है। तो लंबा जाएगा तो कोई बात नहीं, लंबा ही ठीक। हम अब बहुत छोटे वीडियो बनाने के मूड में नहीं है, मतलब आधे घंटे का तो कम से कम हो, इतना मटेरियल तो रहना चाहिए। क्योंकि अब टीचर होके अगर आधा घंटे भी बैठने में दिक्कत होती है तो फिर गलत है। तो आधा घंटे का तो रहना चाहिए। हालांकि आज का तो ठीक ठाक लगभग पौन घंटे का हो गया है, ये ठीक लेंथ है। तो हम ऐसे वीडियो बनाएंगे, नहीं तो बहुत सारे, पता लगा कि 150 वीडियो हो गए जब तक सिलेबस खत्म हुआ। तो 150 वीडियो नहीं करने, इतने करने हैं जितने में अपना काम पूरा हो जाए। क्योंकि जैसे ही कोई नया टॉपिक आएगा, एक और सूचना मैं आपको दे दूं, मैं चाह रहा हूं कि जब तक और स्टडी मटेरियल आए, जैसे हिंदी का आ जाए, या पर्यावरण का आ जाए, या साइकोलॉजी या चाइल्ड डेवलपमेंट का आ जाए, तो हम वो भी कवर करेंगे। और मैथ के लिए भी हम ये प्रयास करेंगे कि हमारे ही साथी लोग हैं उनमें से कोई एक लोग एग्री हो जाए मैथ वाले पोर्शन को भी पढ़ाने के लिए, तो आपका हम पूरा ही फ्री करवा देंगे। कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी किसी को 1799 या 2799 या 3799 देने की। तो ये हमारा आगे का प्रयास है
तो तब तक हम ये चाह रहे हैं कि तब तक हम अंग्रेजी निपटा लें जब तक और स्टडी मटेरियल आए। तो अब क्लासेस थोड़ी थोड़ी लंबी जाएंगी, 45 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे की भी हो सकती है। अगर 45-50 मिनट या 1 घंटे की हम वीडियो लेकर के जाएंगे तो हम 6 वीडियो में एक चैप्टर बड़ी आसानी के साथ निपटा। तो मिलेंगे कल फिर एक और वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और अध्ययन करते रहिए एनआईओएस की इस क्लास का। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू।